गुड मॉर्निंग। मैं छाया रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, राम लखन सिंह यादव कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी रांची। बीए सेमेस्टर 1 के कोर्स 2 का ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत का चर्चा करने जा रही हूँ। ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत महान समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स ने व्याख्या की है। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्पष्ट करने के लिए इतिहास की भौतिकवाद व्याख्या की प्रस्तुत की। इसी को मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत कहा जाता है। इतिहास से संबंधित अपने पूर्ववर्ती विचार करने वाले अर्थात मार्क्स से पहले के जितने भी विचारकों या विचार करने वाले विद्वानों से मार्क्स असहमत होते हुए बताया कि दुनिया में आज तक जो इतिहास लिखा गया है वो केवल राजा महाराजाओं तथा कुछ विशेष तारीखों का विवरण है। विश्व के इतिहासकारों ने साधारण लोगों के इतिहास की चर्चा नहीं की है। वास्तविकता यह है कि जब तक जनसाधारण अर्थात साधारण या आम जनता को नहीं समझ लेते तब तक सामाजिक विकास की प्रक्रिया को नहीं समझा जा सकता है। मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंतर्गत इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत करते हुए मार्क्स ने समाज के संपूर्ण इतिहास को 5 युगों में विभाजित किया है। इन सभी युगों में उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन के संबंधों में पाए जाने अंतर्विरोधों के साथ साथ मार्क्स ने विभिन्न युगों के बीच पाए जाने वाले द्वंद्व तथा इस द्वंद्व के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली संश्लेषण की दशा को स्पष्ट किया है। 5 युग। प्रथम, आदिम साम्यवाद, ओरिएंटल कम्युनिज्म। मार्क्स के अनुसार आदिम साम्यवाद मानव समाज की प्रथम अवस्था है। इस युग में मनुष्य जंगलों में निवास करता था तथा जीवन यापन के लिए कंदमूल और जंगली फलों पर आश्रित था। मनुष्य के पास किसी तरह के हथियार या उपकरण नहीं था। जीवन यापन के लिए वह जंगलों में उपलब्ध होने वाली प्राकृतिक उत्पादन पर ही आश्रित था। इस युग में व्यक्तिगत संपत्ति का पूर्ण अभाव था। यह समाज एक वर्ग विहीन समाज था, अर्थात समाज में वर्ग का अभाव था और वर्ग का निर्माण नहीं हुआ था, जिसमें न कोई व्यक्ति अमीर था और न ही गरीब। विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए मार्क्स ने बतलाया कि धीरे धीरे हथियारों का निर्माण करने लगा। आरंभ में इन हथियारों के द्वारा जंगली जानवरों का शिकार किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे हथियारों के द्वारा शक्तिशाली लोगों ने दुर्बल लोगों का शोषण करना आरंभ कर दिया। इस आधार पर मार्क्स ने यह बतलाने की कोशिश की, शोषण का क्षेत्र में
हथियार मानव की पहली पूंजी है। इसी तरह इस युग के अंतिम चरण में जब मनुष्य ने उत्पादन के साधन के रूप में हथियारों का निर्माण कर लिया, कुछ व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों का शोषण किया जाने लगा। द्वितीय दास युग, एज ऑफ स्लेवरी। मानव समाज के इतिहास में दास युग दूसरी अवस्था के रूप में स्पष्ट है। आदिम साम्यवादी युग में जब व्यक्ति ने पशुओं को मारने के स्थान पर उन्हें पाल कर रखना आरंभ कर दिया, तभी से व्यक्तिगत संपत्ति का प्रादुर्भाव हुआ। पशुपालन और कृषि के लिए मनुष्यों ने जब घुमंती जीवन छोड़कर एक क्षेत्र में अस्थायी रूप से रहना आरंभ किया, तब उत्पादन के साधनों में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ही दास युग का आरंभ हुआ। इस युग में हथियारों की शक्ति के आधार पर शक्तिशाली लोगों ने अन्य लोगों को दास बनाना आरंभ कर दिया। तत्पश्चात संपूर्ण समाज दो वर्गों में विभाजित हुआ, प्रथम मालिक और द्वितीय दास। इसका उद्देश्य पशुपालन तथा खेती के लिए अधिक से अधिक लोगों को काम पर लगाना था। दास युग की इस स्थिति में कुछ व्यक्तियों के पास ही उत्पादन के साधनों का स्वामित्व केंद्रित होने लगा। मालिकों द्वारा अपने दासों का इतना शोषण किया जाने लगा कि दासों को भी वस्तु की तरह खरीदा और बेचा जाने लगा। जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक दास होते थे, समाज में उसे उतना ही अधिक धनी और प्रतिष्ठित समझा जाता था। मार्क्स के अनुसार दास युग की अंतिम अवस्था में ही कृषि का विस्तार होने लगा तथा सैन्य समाज में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन की प्रक्रिया दिखाई देने लगी। कृषि का विस्तार के साथ ही सामंतवाद का प्रादुर्भाव हुआ। तृतीय सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। आदिम साम्यवाद तथा दास युग क्रमशः वाद तथा प्रतिवाद की दशा को स्पष्ट करते हैं, जबकि इन दोनों के बीच होने वाले द्वंद्व के परिणाम स्वरूप संश्लेषण के रूप में सामंतवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। सामंतवाद की दशा में समाज को दो वर्गों का निर्माण हुआ, प्रथम जमींदारों की लैंडलॉर्ड्स, द्वितीय अर्धदास किसानों सर्फ्स। सामंतवादी युग के किसानों को मार्क्स ने अर्धदास इसलिए कहा है कि उनका जीवन पूर्णतः स्वतंत्र नहीं था। किसान जमींदारों की शक्ति और इच्छाओं के पूर्णतः अधीन थे। उत्पादन के साधनों में होने वाले इस परिवर्तन के कारण संपूर्ण समाज का ढांचा बदलने लगा। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था में धर्म, परिवार, नैतिकता, आदर्श नियमों तथा अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं का रूप बदलने लगा। इस युग में किसानों को जमीन पर खेती करने के बदले में अपने जमींदार को लगान देना आवश्यक था, चाहे सूखा या बाढ़ के कारण वह कोई भी फसल पैदा न कर सका हो। यह वो समय था जब समाज में एक वर्ग दासों के समान जीवन व्यतीत कर रहा था, जबकि दूसरा वर्ग सामंतों के रूप में सभी तरह के अधिकारों से
युक्त था। दास युग और सामंतवाद के द्वंद्व के कारण सामंतों ने अपनी पूंजी की सहायता से उत्पादन के तरीकों को पुनः बदलना आरंभ कर दिया। इसके फलस्वरूप समाज में पूंजीवादी युग का प्रादुर्भाव हुआ। चौथा, पूंजीवादी युग, एज ऑफ कैपिटलिज्म। उत्पादन के साधनों के रूप में जब बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाने लगा, तभी से पूंजीवादी युग का आरंभ हुआ। मार्क्स के अनुसार इस युग में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व समाज के पूंजीपति वर्ग के हाथ में आ गया। इसके फलस्वरूप समाज पुनः दो वर्गों में विभाजित हो गया। प्रथम बुजुर्गा वर्ग, द्वितीय सर्वहारा वर्ग। बुजुर्गा वर्ग अर्थात वह वर्ग जिसका पूंजी पर पूर्णतः अधिकार था। सर्वहारा वर्ग का तात्पर्य यह है कि पूंजीपतियों के हाथों पर अपना श्रम बेचने के लिए बाध्य था, अर्थात इस वर्ग से है जो अपना सब कुछ पहले से हार चुका हो। उद्योगों की स्थापना के कारण सामंतवादी युग को जमींदारों में से जिन लोगों ने औद्योगिक उत्पादन पर एकाधिकार कर लिया, उनसे बुजुर्गा वर्ग का निर्माण हुआ तथा दास जीवन से मुक्त होकर या कृषि को छोड़कर जो लोग उद्योगों में श्रमिकों के रूप में काम करने लगे, वे सर्वहारा वर्ग का हिस्सा बन गए। इस युग में पूंजीपति वर्ग ने अपने हाथों में पूंजी का अधिक से अधिक केंद्रीकरण करना आरंभ कर दिया। इसके फलस्वरूप समाज में प्रमुख 3 दशाएं उत्पन्न हुई: दरिद्रीकरण, ध्रुवीकरण और अलगाव की दशा। दरिद्रीकरण का तात्पर्य है कि जनसाधारण में पाई जाने वाली वह व्यापक निर्धनता है जो कुछ लोगों के हाथ में ही पूंजी का संचय हो जाने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। ध्रुवीकरण, जब सर्वहारा वर्ग के लोगों की संख्याओं में दिनों दिन वृद्धि होने लगी और बुर्जुआ वर्ग की संख्याओं में निरंतर कमी होती चली गई। अलगाव की दशा, समाज में जब दरिद्रीकरण और ध्रुवीकरण में और अधिक वृद्धि हुई, तब श्रमिक लोग अपने आप को मानसिक रूप से निराश, असहाय और असमर्थ समझने लगे। इसी दशा को मार्क्स ने अलगाव की दशा कहा है। इस पूंजीवादी युग में पूंजी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह आदिम साम्यवादी युग में हथियारों के द्वारा शक्तिशाली वर्ग लोग कमजोर लोगों को शोषण करते थे, इस दृष्टिकोण से मार्क्स ने बुजुर्गा वर्ग को पूंजीपति युग के सबसे प्रमुख हथियार के रूप में स्पष्ट किया। पांचवा, साम्यवादी कम्युनिज्म। पूर्व के भौतिक इतिहास को आधार मानते हुए मार्क्स ने यह बतलाया कि जब पूंजीवाद विकास की चरम अवस्था पहुंच जाएगा, तब सामंतवाद तथा पूंजीवाद के बीच उत्पन्न होने वाली
द्वंद्व के फलस्वरूप साम्यवादी के रूप में एक नया संश्लेषण सामने आएगा। इस स्थिति में सर्वहारा वर्ग संगठित होकर उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार कर लेगा। यह एक ऐसी दशा होगी जिसमें उत्पादनों के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होगा तथा उत्पादक शक्ति का उपयोग सभी के लाभ के लिए प्रयोग किया जाएगा। इस स्थिति में कोई भी संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी और न ही किसी व्यक्ति को संपत्ति के हस्तांतरण का अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कुशलता और क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाएगा तथा उसकी आवश्यकता अनुसार ही उसे सुविधाएं प्राप्त होंगी। इस साम्यवादी समाज में कोई वर्ग भेद नहीं होगा और न ही अंतर्विरोध होगा। अतः साम्यवादी युग ही सामाजिक विकास के इतिहास का अंतिम और अस्थायी स्तर रहेगा। धन्यवाद।